मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हमने दो प्रकार के वर्गीकरण देखे, एक स्वाद के आधार पर शर्करा और अशर्करा, और दूसरा हमने देखा कि अपचयन के आधार पर अपचायक शर्करा और अनपचायक शर्करा। आज 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसका बेस्ड आधार है हमारा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो लिखोगे तीसरा, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 टाइप्स हमारे कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर लिखोगे कि जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, और वो 3 है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है हमारा पॉलीसैकेराइड, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, देखो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। पिछली क्लासों में भी आप इनका अध्ययन कर चुके थे। तो मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, अर्थात जो एक भी सैकेराइड इकाई जल अपघटन पर नहीं देते हैं, और जल अपघटन पर एक भी इकाई नहीं देंगे अर्थात उनका जल अपघटन होता ही नहीं है। तो वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन नहीं होता है, या मैं कह सकता हूँ कि जो जल अपघटन पर एक भी सैकेराइड इकाई नहीं देते हैं, वो कौन से सैकेराइड कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। दूसरा है हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कौन से होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड। जैसे सुक्रोज है, इसके अलावा माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब 2 सैकेराइड इकाई देते हैं। तो 2 सैकेराइड वाले को डाइसैकेराइड कहते हैं, 3 सैकेराइड वाले को ट्राइसैकेराइड कहते हैं, 4 वाले को टेट्रासैकेराइड कहते हैं, 5 वाले को पेंटासैकेराइड। इस प्रकार से 2 से लेकर और 10 मोनोसैकेराइड इकाई जो देते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और जो जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई दे, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड कहेंगे। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको मन से, लगाव से अच्छी तरीके से साथ में मेहनत करनी है, और अपना कॉपी वर्क साथ में करते जाना है। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका था कि जो हम ये काम करवा रहे हैं, ये ऑफलाइन क्लास जब भी हमारी स्टार्ट होगी, हो सकता है आपको ये यूनिट्स दोबारा पढ़ा दी जाए, लेकिन ये यूनिट सबसे लास्ट में पढ़ाई जाएगी। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मोनोसैकेराइड की परिभाषा हमने क्या बताई कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का जल अपघटन नहीं होता है, इसलिए कौन से सैकेराइड है? मोनोसैकेराइड है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे मोनोसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं।
अब सामान्यतः जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के रूप में सामान्यतः अधिकतर या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है उसे कीटोज शर्करा कहते हैं, और जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है उसे एल्डोज कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड के अंदर ध्यान रखना, मोनोसैकेराइड के अंदर सामान्यतः नाम के अंत में ओस लगाया जाता है, OSE। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड वाले को एल्डोज और कीटोन वाले को कीटोस कहते हैं। तो हम इसका वर्गीकरण आगे देखेंगे मोनोसैकेराइड में कि 2 कार्बन जिसके अंदर यहाँ पर लिखोगे मोनोसैकेराइड के अंदर ही मोनोसैकेराइड के नामकरण में नाम के अंत में सामान्यतः OSE लगाया जाता है। यदि क्रियात्मक समूह कीटोन हो, क्रियात्मक समूह कौन सा हो? कीटोन हो तो उसे कीटोस कहते हैं। कीटोस व क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH हो तो उसे एल्डोस कहते हैं। यहाँ तक इसे नोट करो। अब मोनोसैकेराइड के हम एग्जाम्पल देखें तो मोनोसैकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होता है सामान्यतः ग्लूकोज और क्या कह सकते हैं फ्रैक्टोज। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल भी साथ में लिख लेना, ग्लूकोज और दूसरा है हमारा फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज में तो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है एल्डिहाइड, इसलिए ये एल्डोज शर्करा है, और फ्रैक्टोज में पाया जाता है कीटोन, इसलिए ये कीटोज शर्करा है। दोनों शर्करा है क्योंकि स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे ग्लूकोज और किसके बारे में, फ्रैक्टोज के बारे में। तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण में हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का। या पहले वर्गीकरण ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को बाद में देख लेंगे, पहले वर्गीकरण पूरा कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड हमने देख लिया, तो मोनोसैकेराइड के बाद में दूसरा हमने क्या बताया आपको, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारा वर्गीकरण में ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड
क्या बताया? ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उन्हें कौन से सैकेराइड कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो लिखोगे ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। नोट करोगे इसे यहाँ तक। तो ओलिगोसैकेराइड हमने क्या देखा कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उन्हें हमने क्या कहा? ओलिगोसैकेराइड। और जो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जल अपघटन पर देते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में 2 भी दे सकते हैं मोनोसैकेराइड इकाइयां, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। इस प्रकार से जो जल अपघटन पर 2 सैकेराइड इकाइयां देता है तो उसे कहते हैं डाइसैकेराइड। जो जल अपघटन पर 3 सैकेराइड इकाइयां देता है उसे कहते हैं ट्राइसैकेराइड। 4 देता है टेट्रासैकेराइड, 5 देता है पेंटासैकेराइड। इस प्रकार से 2 से 10 वाले जितने भी मोनोसैकेराइड इकाई जल अपघटन पर देते हैं, उन सब किसके अंतर्गत आते हैं? ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जल अपघटन पर जो कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी प्रकार जो जल अपघटन पर 3 सैकेराइड इकाइयां देते हैं, उसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। इसे नोट करोगे यहाँ तक। अब इसके एग्जाम्पल देखिए हम डाइसैकेराइड का, ट्राइसैकेराइड का कौन सा एग्जाम्पल है। तो उदाहरण में लिखेंगे एग्जाम्पल सुक्रोज, या मैं कह दूं कि लैक्टोज। अलग से है लैक्टोज, जो जल अपघटन पर, इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है तो जल अपघटन पर ये देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो
तो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड इकाई दे रहा है, एक तो ग्लूकोज दे रहा है, एक गैलेक्टोज दे रहा है। तो ये कौन सा सैकेराइड हो गया? डाइसैकेराइड। तो लैक्टोज कौन सा सैकेराइड हो गया? डाइसैकेराइड। लैक्टोज हमारा हो गया डाइसैकेराइड। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम देखें इसका, सुक्रोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन करवाएंगे, सुक्रोज का जल अपघटन, तो सुक्रोज के जल अपघटन पर हमें ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी कितनी सैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो गई? 2 सैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो गई, अर्थात सुक्रोज भी कौन सा है? डाइसैकेराइड है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें, रेफिनोस। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा रेफिनोस। रेफिनोस, और रेफिनोस का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो रेफिनोस के जल अपघटन पर 3 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। एक तो ग्लूकोज, एक प्राप्त होता है फ्रैक्टोज, और एक प्राप्त होता है हमें गैलेक्टोज। तो 3 मोनोसैकेराइड इकाई प्राप्त हो गई, अर्थात रेफिनोज है जो हमारा कौन सा सैकेराइड हो गया? ट्राइसैकेराइड हो गया। रेफिनोज कौन सा सैकेराइड हो गया? ट्राइसैकेराइड। तो जल अपघटन पर जितनी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ये देगा, उसी के आधार पर 2 मोनोसैकेराइड इकाई देगा तो डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 मोनोसैकेराइड इकाई देगा तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे, 4 देगा तो टेट्रासैकेराइड कहेंगे, 5 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देगा तो पेंटासैकेराइड कहते हैं। तो इसके आधार पर इसे हम 2 भागों में और बांट सकते हैं, जैसे ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि। अब ओलिगोसैकेराइड के बाद हमारा तीसरा जो टाइप था, तीसरा प्रकार था, वो था पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इसे नोट करो यहाँ तक एग्जाम्पल्स को। तो तीसरा हम लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड तो पॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे? कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां दे। कितने से अधिक दे? 10 तक। तो 2 से लेकर 10 तक तो हमने क्या कहा था? ओलिगोसैकेराइड। और जब 10 से भी अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां जल अपघटन पर दे दे तो वो आपका कौन सा सैकेराइड कहलाएगा? पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। इसके उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज आदि। ये सब किसके उदाहरण है? किसके हैं ये सब? पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इनके जल अपघटन पर बहुत सारे अणु क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए सेलुलोज और स्टार्च किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलीसैकेराइड के। ध्यान रखना, जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं सब अशर्करा होती है, अर्थात ये स्वादहीन होते हैं। पॉलीसैकेराइड अक्रिस्टलीय होते हैं और जल में भी क्या होते हैं? अल्प विलय या अविलय होते हैं। तो लिखेंगे हम पॉलीसैकेराइड की परिभाषा सबसे पहले, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं।
दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, ये सामान्यतः स्वादहीन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं तथा जल में अल्प विलय या अविलय होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे पॉलीसैकेराइड सामान्यतः अक्रिस्टलीय कॉमा स्वादहीन व जल में अल्प विलय या अविलय होते हैं और इनमें मोनोसैकेराइडों की इकाइयां भी निश्चित नहीं होती है। इसमें मोनोसैकेराइड इकाइयां निश्चित नहीं होती है, इसलिए इनका अनिश्चित अणुभार होता है। नोट करोगे इसे यहाँ तक। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके। और पॉलीसैकेराइड का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 का होल n, और इसका एग्जाम्पल होता है वो है हमारा स्टार्च और सेलुलोज। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इसी के आगे नोट कर लोगे। पॉलीसैकेराइडों का सामान्य सूत्र, पॉलीसैकेराइडों का सामान्य अणुसूत्र C6H10O5 का होल n होता है। और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल में लिख लोगे स्टार्च, सेलुलोज आदि, स्टार्च, सेलुलोज आदि। नोट करोगे इससे यहाँ तक। अब इसके बाद हम मोनोसैकेराइड के उदाहरण ग्लूकोज और फ्रैक्टोज पर विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के क्या गुण होते हैं, इनकी क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हमारी ओसाजोन का निर्माण, ओसाजोन के निर्माण की क्रियाविधि पिछली यूनिवर्सिटी एग्जामों के अंदर भी पूछी जा चुकी है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक डालोगे ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज। एडिंग है हमारा ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज। ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज।
देखो, ग्लूकोज को हम अंगूर शर्करा, रक्त शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त में पाई जाती है और अंगूर से प्राप्त करते हैं, इसलिए ग्लूकोज हमारी रक्त शर्करा या अंगूर शर्करा या डेक्सट्रोज के नाम से भी ग्लूकोज को जाना जाता है। और फ्रक्टोज को हम फल शर्करा के नाम से जानते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज को प्राप्त किया जाता है फलों से। दोनों का अणुसूत्र समान होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो एल्डिहाइड पाया जाता है, इसलिए ये एल्डोज है। और फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है हमारा, वो कीटोन पाया जाता है, इसलिए कीटोज है। तो हम दोनों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, कॉमा अंगूर शर्करा, कॉमा रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का प्रयोगशाला में निर्माण सुक्रोज से किया जाता है, सुक्रोज से किया जाता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका HCl माध्यम में अपघटित करवाते हैं इसे, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है, C6H12O6, C6H12O6। HCl माध्यम में इसका जल अपघटन करवाते हैं, तो जल अपघटन पर हमें एक तो अणु किसका प्राप्त होता है, ग्लूकोज का, और एक अणु हमें प्राप्त होता है किसका, फ्रक्टोज का। दोनों का अणुसूत्र समान होता है, ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। लेकिन मैंने डिफरेंस आपको बताया था कि ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसलिए एल्डोज शर्करा है, और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए वो कीटोज शर्करा होती है। ये तो कहाँ पर निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला में। लेकिन ग्लूकोज का जो औद्योगिक निर्माण किया जाता है, व्यापार से संबंधित निर्माण किया जाता है, तो औद्योगिक निर्माण इसका किया जाता है स्टार्च के जल अपघटन से। और स्टार्च के जल अपघटन से बहुत सारे अणु किसके प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज के। तो यहाँ अगली लाइन लिखोगे कि ग्लूकोज का औद्योगिक निर्माण, ग्लूकोज का औद्योगिक निर्माण स्टार्च के द्वारा, स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च के जल अपघटन से किया जाता है, किया जाता है। अभी आपको बताया था स्टार्च एक कौन सा सैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, और पॉलीसैकेराइडों का सामान्य फॉर्मूला C6H10O5 का होल n होता है। जब इसके n जल के अणुओं के माध्यम से जल अपघटित करवाया जाए तो n ग्लूकोज के अणु क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो औद्योगिक निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, औद्योगिक निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा, और प्रयोगशाला में ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है सुक्रोज के द्वारा। इसे इतना नोट करोगे। और आज
आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे के टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप रेगुलरिटी से नियमित रूप से पढ़ते जाएं और अपने क्लास साथियों को ज़रूर अवगत कराएं कि आपके ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ हो चुकी है। अपने समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मैं साथ में इतना ही कहकर क्लास समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।